नेक्स्ट टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस शुरू करने से पहले सेल साइकिल देखते हैं। सेल साइकिल क्या होता है? जितने भी डिवाइडिंग सेल्स होते हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं एक साइकिल के थ्रू, उसको अपन क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं। और इसमें दो फेज होते हैं, एक तो इंटरफेज होता है और एक एम फेज होता है। इंटरफेज को ग्रोथ फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सेल ग्रो करता है और सेल की ग्रोथ के लिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड की ज़रूरत होती है उन सब का सिंथेसिस करता है इंटरफेज में। और उसके साथ साथ इंटरफेज के बाद में जो एम फेज होता है जिसमें सेल डिवाइड करता है, तो सेल को डिवाइड करने के लिए किन किन सेलुलर मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है उन सब का स्टोरेज भी करता है, ताकि एम फेज में सेल इजीली डिवाइड हो सके। और इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस 10 से 20 घंटे का होता है। इसकी ड्यूरेशन की बात करें तो ये 10 से 20 घंटे का होता है। और इंटरफेस में भी 3 फेज होते हैं। पहला जीवन फेज होता है, जीवन के बाद में एस फेज होता है, एस के बाद में G2 फेज होता है, और ये इंटरफेस ख़त्म होने के बाद में एम फेज शुरू हो जाता है। तो अपन एक एक लाइन में बात करें तो ये इंटरफेस क्या होता है? ग्रोथ फेज होता है। और सेल ग्रो करता है G1, एस और G2 फेज में। और यहाँ पे सेल की ग्रोथ होने के बाद में सेल क्या करता है? डिवाइड करता है, ताकि उनसे और नए सेल बन सके। तो एम फेज में क्या करता है? सेल डिवाइड करता है। और जो एम फेज में सेल डिवाइड करने के लिए जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब तैयारियां कहाँ होती है? यहाँ इसी इंटरफेज में डिवाइड सेल को डिवाइड करने के लिए सारी प्रिपरेशन होती है। इंटरफेस के फर्स्ट फेज की बात करें तो फर्स्ट फेज G1 फेज होता है। अपन ने क्या देखा? जो एम फेज होता है उसमें क्या होता है? सेल का डिवीजन होता है। तो मान लीजिए सेल डिवीजन से कोई नया सेल बना, फिर ये सेल डिवाइड होके किस में एंटर करता है? G1 फेज में एंटर करता है। इंटरफेस की पहली स्टेज G1 फेज में एंटर करता है। और G1 फेज में क्या होता है? उस सेल की ग्रोथ होती है। सेल डिवाइड तो हो गया, यहाँ सेल बन गया डिवाइड होके। यहाँ सेल बनने के बाद क्या होती है? उसकी ग्रोथ होती है। तो जो भी नया सेल बना वो कहाँ एंटर होता है? G1 फेज में एंटर होता है। और G1 फेज में क्या होती है? उसकी इनिशियल ग्रोथ होती है। फिर ग्रोथ के लिए जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की ज़रूरत होती है वो सब कहाँ होती है? G1 फेज में होती है। सेल के ग्रोथ में जो जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब कहाँ होती है? G1 फेज में होती है। फिर G1 फेज के बाद में क्या होता है? एस फेज होता है। इस एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। एस फेज में क्या होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन की जो भी तैयारियां होनी होती है वो कहाँ होती है? इसी G1 फेज में होती है। तो G1 फेज में क्या होता है? एक तो सेल ग्रो करता है, और सेल ग्रोथ के साथ साथ इसके आगे वाले फेज में क्या होना होता है? डीएनए का रेप्लिकेशन होना होता है। तो उस डीएनए रेप्लिकेशन की तैयारियां कहाँ होती है? G1 फेज में होती हैं। और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जितने भी आरएनए की ज़रूरत होती है, प्रोटीन जैसे नॉन हिस्टोन, हिस्टोन प्रोटीन, उन सब का सिंथेसिस कहाँ होता है? G1 फेज में होता है, ताकि सेल जब एस फेज में एंटर करे तो क्या हो? उसका डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। तो G1 फेज में अपन बात करें तो यहाँ पे डीएनए कंटेंट में कोई भी चेंज नहीं होता। डीएनए सेम ही, जो डीएनए कंटेंट होता है वो G1 फेज में सेम होता है। फिर G1 फेज के बाद में ये हाईली वेरिएबल फेज होती है। G1 फेज के बाद में सेल किस में एंटर करता है? एस फेज में एंटर करता है। G1 फेज के बाद में सेल एस फेज में एंटर करता है। और एस फेज में अपन ने देखा क्या होता है? नए डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है। और आपको पता है कि जब नए डीएनए मॉलिक्यूल का सिंथेसिस होता है तो वो कैसा होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं उनका क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है। ये मान लीजिए यहाँ पे अपन जो क्रोमोसोम नंबर है वो क्या है? 2n है। तो यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम नंबर 2n है, तो जब नया डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है? उसमें क्या हो जाता है? जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें क्या होता है? रेप्लिकेशन होता है, और उसी से क्या होता है? नए डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। और जब क्रोमोसोम जैसे 2n है तो ये क्या है? क्रोमोसोम है। और जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो क्या होगा? दो नए डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। तो डीएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, और ये यहाँ क्या होगा? जो क्रोमोसोम होंगे वो रेप्लिकेट होंगे, उससे क्या बनेंगे? दो नए सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगे। ये जो दिख रहे हैं डार्क डार्क वाली, ये क्या है? दो नए सिस्टर क्रोमेटिड हैं, और इनमें क्या है? डुप्लीकेट सेट है जीन्स का। और ये हेल्ड किससे? ये जो दिख रहा है ये क्या है? सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर से ये क्या होते हैं? अटैच होते हैं क्रोमोसोम। तो अपन ने क्या देखा? एस फेज में क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन होता है। और डीएनए मॉलिक्यूल का रेप्लिकेशन मतलब क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन। तो क्रोमोसोम 2n से क्या हो जाता है? यहाँ पे
जो क्रोमोसोम 2n है उनमें रेप्लिकेशन हो जाएगा और वो क्या हो जाएंगे 4n हो जाएंगे। तो जब एस फेज से जब सेल G2 फेज में एंटर करता है तो यहाँ पे जो डिप्लॉयड सेल होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, टेट्राप्लॉयड में कन्वर्ट हो जाता है। 2n से किस में कन्वर्ट हो जाता है, 4n में कन्वर्ट हो जाता है। इसके यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ कुछ हिस्टोन प्रोटीन और उनके एमआरएनए और कुछ न्यूक्लियोसोम का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ हिस्टोन प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा और हिस्टोन प्रोटीन के साथ साथ कुछ न्यूक्लियोसोम का भी यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। एस फेज में जब सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसके बाद में सेल एंटर करते हैं G2 फेज में। G2 फेज में क्या होगा, एक तो एस फेज में जो डीएनए बना, तो मान लीजिए कभी कोई डीएनए में कुछ डैमेज हो जाता है या कुछ डैमेज डीएनए का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उस जो डैमेज डीएनए है उसका जो रिपेयर होना होता है वो कहाँ होता है, इस G2 फेज में होता है। और G2 फेज के बाद में क्या आता है, M फेज आता है और M फेज में क्या होना होता है, सेल का डिवीजन होना होता है। तो सेल डिवीजन के लिए जितनी भी तैयारियां होती है वो कहाँ होती है, इसी G2 फेज में होती है। तो G2 फेज में दो काम होंगे, एक तो सेल डिवीजन की तैयारियां होंगी और एस फेज से जो डीएनए रेप्लिकेट हो गया है उसमें अगर कुछ डैमेज होना होता है तो उसकी रिपेयर होती है। और अपन को पता है जब सेल डिवाइड होता है तो आरएनए, प्रोटीन, इन सब की ज़रूरत होती है। और सेल डिवीजन में क्या होता है, एक जो प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है और स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए एक प्रोटीन होता है ट्यूबुलिन। तो उस ट्यूबुलिन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन कहाँ होना होता है, यहाँ G2 फेज में होना होता है। और वो जो ट्यूबुलिन वो क्या करता है, M फेज में जाके स्पिंडल का फॉर्मेशन करता है। और डिवीजन के लिए और किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, आरएनए हो गए, प्रोटीन हो गए, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स जैसे सेंट्रियोल हुए, माइटोकॉन्ड्रिया हुआ, गोल्गी apparatus हुआ, वो सब क्या हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। और उसके साथ साथ जो सेल होता है वो क्या करता है, एनर्जी को भी स्टोर करके रखता है ताकि सेल डिवीजन में काम आ सके। और ये जो G2 फेज होता है उसकी ड्यूरेशन देखें तो वो 2 से 5 घंटे की ड्यूरेशन होती है। और इस G2 फेज में क्या होता है, अपन ने देखा यहाँ क्या हुआ था, क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन हुआ था। तो यहाँ G2 फेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन शुरू होने लग जाता है और उससे क्या होती है, माइटोसिस की इनिशिएशन होती है। इंटरफेज के बाद में क्या आता है, एम फेज आता है जिसको अपन डिवीजन फेज भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एस फेज में जो क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, फिर G2 फेज में सेल ऑर्गेनल डबल हुए, तो ये डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम और जितने भी सेल ऑर्गेनल डबल हुए, तो एम फेज में जो डिवीजन होता है तो डिवीजन से क्या होते हैं, एक सेल से क्या बनती है, 2 डॉटर सेल बनती हैं। तो इन डॉटर सेल में क्या होता है, ये जो डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम है वो इक्वली क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ जो क्रोमोसोम होंगे वो क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। और यहाँ पे जो डबल सेल ऑर्गेनल बने वो इन दोनों डॉटर सेल में क्या हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और ये जो डॉटर सेल होती है वो क्या होती है, डिप्लॉयड होती हैं। और इनमें जो हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन होती है वो सेम एज पेरेंट सेल होती है, मतलब इनमें जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता। ये पेरेंट की क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, उनकी क्या होती है, कॉपी होती है। तो ये अपन ने पढ़ा सेल साइकिल। सेल साइकिल में क्या होते हैं, 2 फेज होते हैं, इंटरफेज और डिवीजन फेज। और यहाँ पे सेल डिवाइड होकर फिर से ग्रोथ के लिए किस में एंटर हो जाएगा, G1 फेज में। फिर G1 से क्या हो जाएगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, सेल ऑर्गेनल डबल होंगे, फिर उसके बाद में सेल का डिवीजन होगा, डिवीजन होके ग्रोथ होगी। तो ये सेल साइकिल ऐसे कंटिन्यू होती रहती है। सेल्स ऐसी होती हैं जो एम फेज में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है। डिवाइड होके वो क्या करती है, इस सेल साइकिल से बाहर ये एम फेज में डिवाइड होके वो क्या होती है, G1 जो फेज़ है उसमें एंटर होती है। और G1 फेज़ में एंटर होके उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो वो क्या करती हैं, सेल साइकिल को एग्जिट करती है, सेल साइकिल से बाहर निकल जाती है। और इसको अपन क्या बोलते हैं, G0 फेज़ बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, वो सेल, ये जो सेल साइकिल होती है परमानेंटली उससे बाहर हो जाती है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, उस सेल का क्या हो जाता है, डिफ्रेंसिएशन होता है। और डिफ्रेंसिएशन से क्या होती है, वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं, वो कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाएंगी। और अगर उनका फिर से डिवाइड करना हो उनको, तो फिर से वो क्या करती हैं, इस G1 में एंटर करती हैं और फिर से क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है फाइब्रोब्लास्ट सेल। ये फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या करती है, बाउंड हीलिंग में काम करती है। और बाउंड हीलिंग में क्या करती है, वो
ये G0 में एंटर होने के बाद में भी क्या होती है, वो कभी कभी डिवाइड होने के लिए जब बॉडी को ज़रूरत होती है वाउंड हीलिंग के लिए, तो वो क्या करती है, G0 से निकल के G1 में आती हैं, फिर से डिवाइड करती हैं और बॉडी की डिमांड पे। तो अपन ने देखा ये कुछ सेल्स होती हैं जिनको डिवाइड नहीं करना होता, वो इस सेल साइकिल से निकल के कहाँ आ जाती हैं, G0 फेज़ में आ जाती हैं और वो वहाँ जाके डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, डिफ्रेंशिएट होके कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट हो जाती हैं और वो फर्दर डिवाइड नहीं करती। और कभी कभी जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो वो क्या करती हैं, G0 से निकल के G1 में एंटर करके वापस डिवाइड होती है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है फाइब्रोब्लास्ट सेल, जो वाउंड हीलिंग में हेल्प करती हैं और वो क्या करती हैं, जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो G0 से निकल के G1 में एंटर होकर डिवाइड करती हैं। कुछ सेल साइकिल चेक पॉइंट्स होते हैं जो चेक करते हैं कि जो काम हो रहा है वो सही तरीके से हो रहा है। इसमें तीन जो सेल साइकिल चेक पॉइंट होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। तो G1 चेक पॉइंट होता है, एक G2 चेक पॉइंट होता है और एक M चेक पॉइंट होता है। G1 चेक पॉइंट की बात करें तो ये कहाँ होता है, जब G1 फेज एंड होने वाला होता है वहाँ पे ये G1 चेक पॉइंट होता है। और ये क्या चेक करता है, G1 चेक पॉइंट ये चेक करता है कि G1 के बाद में क्या आता है, एस फेज़ आता है। तो एस फेज़ में क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जितने भी एंजाइम्स चाहिए होते हैं, प्रोटीन्स चाहिए होती हैं, एनर्जी चाहिए होती है, एटीपी चाहिए होती हैं, तो वो है कि नहीं, वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट है कि नहीं, वो सब कौन चेक करता है, ये G1 चेक पॉइंट चेक करता है। ये G1 चेक पॉइंट चेक करता है। और ये क्या करता है, कुछ प्रोटीन होते हैं जैसे साइक्लिन प्रोटीन होता है, तो ये चेक करता है कि ये जो साइक्लिन प्रोटीन होता है उसको एक्टिवेट करता है। और ये साइक्लिन प्रोटीन क्या करता है, फर्दर साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट करता है। ये क्या करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को एक्टिवेट करता है। और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। और ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है तो नेक्स्ट एस फेज में क्या हो जाता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो G1 चेक पॉइंट के दो मेन काम है कि जो नेक्स्ट स्टेज में डीएनए रेप्लिकेशन होना होता है उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सब फुलफ़िल करना, और दूसरा वो क्या करना, एक साइक्लिन प्रोटीन को एक्टिवेट करना जो फर्दर किसको एक्टिवेट करता है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को। और ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है और वो क्या करता है, नेक्स्ट फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन करता है। नेक्स्ट फेज G2 चेक पॉइंट होता है। ये कहाँ होता है, जब G2 फेज़ ख़त्म होने वाला होता है वहाँ पे G2 चेक पॉइंट होता है। और ये किसके लिए चेक करता है, कि क्या चेक करता है कि जो एस फेज़ में डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ है वो पूरे तरीके से हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है और अच्छे से हुआ है, उसमें कोई डैमेज डीएनए का फॉर्मेशन तो नहीं हुआ। तो वो सब कौन चेक करता है, G2 चेक पॉइंट करता है। एस फेज़ में जो डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, उसको चेक करता है। फिर G2 फेज़ के आगे जो M फेज़ होता है जहाँ सेल का डिवीज़न होना होता है, तो सेल डिवीज़न के लिए कौन कौन से प्रोटीन चाहिए होते हैं, कौन एटीपी चाहिए होती है और जो ट्यूबुलिन प्रोटीन चाहिए होता है स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए, और भी बाकी जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, तो वो सब कौन चेक करता है, ये G2 चेक पॉइंट चेक करता है। फिर उसके बाद में एक M चेक पॉइंट आता है। ये M चेक पॉइंट क्या चेक करता है, इसको स्पिंडल फाइबर चेक पॉइंट भी बोलते हैं। ये चेक करता है कि जितने भी क्रोमोसोम है वो स्पिंडल फाइबर और सेंट्रोमियर से अटैच हुए कि नहीं हुए। और यहाँ पे क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, क्रोमोसोम की स्प्लिटिंग होती है और सेंट्रोमियर से क्या होते हैं, क्रोमोसोम अटैच हुए कि नहीं हुए। फिर ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनमें अपन ने देखा था सिस्टर क्रोमेटिड का फॉर्मेशन होता है, तो वो सिस्टर क्रोमेटिड की स्प्लिटिंग हुई कि नहीं हुई। तो ये सब कौन चेक करता है, ये M चेक पॉइंट चेक करता है। तो M चेक पॉइंट क्या क्या चेक करता है कि जो सेंट्रोमियर है उससे क्रोमेटिड्स अटैच हुए कि नहीं हुए, फिर फर्दर इनमें इनकी स्प्लिटिंग हुई कि नहीं हुई। तो ये अपन ने देखे सेल साइकिल के तीन चेक पॉइंट्स, G1, G2 और M चेक पॉइंट।